तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स को। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाता हूं। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने लिखी हुई है मैं आपको समझाता हूं, उसके बाद हम केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करेंगे आज यहां पे। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, कोई बॉइलिंग पॉइंट हो गया, कोई मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी हो गई, कोई डेंसिटी हो गई। तो इन सारी प्रॉपर्टीज को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, तो अल्केन की फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे मेंशन की हुई है, आप खुद भी पढ़ लीजिए इनको और मैं भी आपको बता देता हूं। देखिए बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली इंक्रीज करता रहता है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा और जो हम मीथेन से आगे जाएंगे हायर मेंबर की तरफ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक हमारे गैसेस हैं और कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक हमारे लिक्विड्स हैं। और उसके बाद हायर अल्केन जो होते हैं हमारे वो वैक्सी सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सॉलिड को बॉइल करने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। दैट इज वाई हायर मेंबर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी बिल्कुल सिमिलर है हमारे बॉइलिंग पॉइंट की तरह। मेल्टिंग पॉइंट भी हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन एटम। आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग पॉइंट। इन चीज का आपको पता होना चाहिए। मेल्ट किसी सॉलिड को करते हैं, बॉइल किसी लिक्विड को करते हैं। ओके, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, लाइक डिसॉल्व लाइक यूनिवर्सल फॉर्मूला है। ठीक है, अल्केन अगर पोलर होगा तो पोलर में सॉल्युबल होना चाहिए, लेकिन अल्केन है नॉन पोलर तो नॉन पोलर में सॉल्युबल कभी नहीं हो सकता। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है ऑलरेडी। ठीक है, तो दैट इज वाई अल्केन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल कभी नहीं होगा, बिकॉज अल्केन खुद क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर कभी भी पोलर में सॉल्युबल नहीं होगा। दैट इज वाई जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईथर में सॉल्युबल हो सकता है, बेंजीन में हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में होगा। उसके बाद आई डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी भी वही सिंपल, जैसा आप इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम या इंक्रीज करेंगे उसका मॉलिक्यूलर मास तो आपकी अल्केन की डेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, जितना आप नंबर इंक्रीज करते जाएंगे, मतलब मीथेन की सबसे कम डेंसिटी होगी और हायर मेंबर की डेंसिटी बढ़ती जाती है। तो ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने अल्केन की। हमारा मेन इंपॉर्टेंट काम है केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना। तो हेडिंग लगाइए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में हमें 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करना है। मैं आपको लिखा देता हूं, आप साथ साथ नोट डाउन करते जाइए, तो फिर आपको पता भी चलेगा हमें कौन कौन सी रिएक्शंस डिस्कस करनी है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में सबसे पहले हमें डिस्कस करना है आपके सामने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो डिस्कस करनी है। सेकंड कैटेगरी हमें केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन डिस्कस करना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस देखनी है। थर्ड कैटेगरी हमें आइसोमराइजेशन रिएक्शन को डिस्कस करना है आपके सामने, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट कैटेगरी हमारी होगी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तो फिर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केन की खत्म होगी। आपको ये चारों के 4 हेडिंग लगाने हैं जनरल में। और आज का लेक्चर जो होगा, अगर वीडियो छोटी रही तो फिर पूरा कंप्लीट कर देंगे सब्स्टिट्यूशन को, अगर वीडियो बड़ी होगी तो आज का लेक्चर आधा होगा हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। तो आज का हेडिंग लगाइए पॉइंट नंबर फर्स्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्या है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कुछ कैटेगरीज पढ़ेंगे हम, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन की कैटेगरी में आती है ये पहली रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब मैं आपको बता देता हूं सिंपली, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें फॉर एग्जांपल हमारा ये C है, ये H है, ये H है, ये H है और यहां H है, तो बाहर कोई एक A है, A आए इसकी जगह पे और H चला जाए बाहर, तो बनेगा क्या, CH, यहां H और यहां A, ये बन जाए। मतलब एक दूसरे की जगह पे आ जाए और दूसरा उससे रिप्लेस हो जाए। ऐसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, तो आज का मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे है।
मैं आपको कुछ और भी एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, वो भी आप बात याद रखिए कि हम जानते हैं कि यहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। मोर ओवर हम जानते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन भी सिंगल बॉन्ड होता है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बड़े स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया या एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया। वो वाले बॉन्ड जो होते हैं वो जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। ये वाले बॉन्ड रिएक्टिव होते हैं, लेकिन ये वाले बॉन्ड रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। स्ट्रॉन्ग से मतलब मेरा ये था कि ये रिएक्टिव होते हैं और ये वाले बॉन्ड रिएक्टिव नहीं होते। अगर ये लीस्ट रिएक्टिव हैं तो दैट इज व्हाई हम अल्केन को एक और नाम से भी पुकारते हैं, अल्केन का एक और नाम भी हम बोलते हैं और वो नाम है अल्केन का पैराफिन्स। क्या है? पैराफिन्स। पैराफिन्स एक लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड से निकला है जिससे मतलब हम बोल सकते हैं कि लैटिन वर्ड पैरम से निकला है। पैरम का मतलब क्या है? पैरम का मतलब होता है लिटिल एंड एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, लिटिल एफिनिटी। मैं दोबारा से कहने वाला हूं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन में और कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन में। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ अल्कीन एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑफ अल्काइन। दैट इज वाई हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो होते हैं अल्केन वाले मेंबर जो होते हैं या अल्केन जो होते हैं, अल्केन का दूसरा नाम हम पैराफिन्स भी बोलते हैं। अब पैराफिन्स क्यों बोला जाता है अल्केन को? उसका कारण यह है कि पैराफिन्स एक लैटिन वर्ड से निकला है। मैं बताता हूं एग्जांपल। पैराफिन एक लैटिन वर्ड से निकला है, लैटिन वर्ड पैरम से निकला है। पैरम का मतलब होता है लिटिल एंड एफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी, मतलब इनकी कम एफिनिटी होती है, मतलब ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तभी हम इन अल्केन को पैराफिन्स बोलते हैं। लीस्ट रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्कीन एंड अल्काइन। अब कम रिएक्टिव होते हैं तो इनकी ज्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज या ज्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं होंगी, लेकिन जो हैं वही मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। तो पैराफिन्स क्लियर है कि पैराफिन्स अल्केन को क्यों बोलते हैं? सर इस वजह से बोलते हैं कि अल्केन लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कम रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। दैट इज व्हाई इन्हें पैराफिन्स बोलते हैं, बिकॉज लैटिन में पैराफिन्स का मतलब होता है लिटिल एफिनिटी, कम रिएक्टिव, ठीक है। दैट इज व्हाई इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। तो सबसे पहली रिएक्शन है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम हमारे हाइड्रोकार्बन का जो हाइड्रोजन एटम होगा, मतलब हमारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का जो भी हाइड्रोजन होगा उसको रिप्लेस करेंगे, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे किसी और एटम या ग्रुप से, रिप्लेस्ड बाय किसी और एटम, बाय अनदर एटम आर ग्रुप। बस ऐसी रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम देते हैं। आप जरा लिख भी लीजिए, वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए। अ रिएक्शन इन विच अ हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन is replaced by an atom or group of atom is called substitution reaction, ठीक है। तो substitution reaction में हम सबसे पहली रिएक्शन आपके सामने लाए हैं, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। पहली रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन में, इसे आप ऐसा कर दीजिए, ठीक है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, ये हमारी पहली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की हैलोजिनेशन करना। देखिए हैलोजिनेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ हैलोजन, मतलब ये हैलोजन का ऐड करना और हाइड्रोजन का रिमूव करना, दैट इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम हाइड्रोजन को बाहर करेंगे और हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को अंदर लगाएंगे, दैट इज नॉन एज हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन कैरी करने के लिए आपको सबसे पहले हैलोजन्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो आपको तो हैलोजन्स की रिक्वायरमेंट है, पहले हैलोजन्स चाहिए हैलोजिनेशन के लिए। मोर ओवर हैलोजिनेशन के लिए आपको क्या चाहिए, अल्ट्रा वायलेंट लाइट चाहिए, यूवी। या तो आप यूवी लाइट की प्रेजेंस में हैलोजिनेशन करेंगे या आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा 520 से 600
70 केल्विन। बस यही रिक्वायरमेंट है आपकी हैलोजिनेशन के लिए। मोर ओवर मैं आपको ऑर्डर भी बता दूं रिएक्टिविटी का। हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा फ्लोरीन होता है, जल्दी रिएक्ट कर जाता है हैलोजन के साथ। उसके बाद हमारा क्लोरीन, उसके बाद हमारा ब्रोमीन, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव हमारा क्या होता है? आयोडीन होता है। सबसे अगर कोई बोले ना कि हैलोजिनेशन सबसे जल्दी कौन करवाता है एल्केन के साथ, तो आप कहेंगे कि सबसे जल्दी हैलोजिनेशन हमारी फ्लोरीन करवाता है, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाईली रिएक्टिव है। तो सबसे पहली एग्जांपल में हैलोजिनेशन में आपके सामने ला रहा हूं क्लोरीनेशन की। क्या? तो आप लिखेंगे ए पार्ट। ये रोमन में 1 था, ये 1 है हमारा न्यूमेरिकल नंबर, उसमें आपने ए पार्ट लिखना है क्लोरीनेशन, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको डिफरेंशिएट करके पार्ट लिखा रहा हूं, आप भी वैसे लिखिए। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की क्लोरीनेशन कर रहे हैं हम। क्लोरीनेशन का मतलब हमें क्या करना है अल्केन में? अल्केन में हमें कुछ नहीं करना, हमें अल्केन में क्लोरीन को ऐड करना है और फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है। दिस इज हमारा मीथेन। मीथेन में हमने Cl2 डाला। हमने कहा या तो आप अल्ट्रावायलेंट लाइट HV, ठीक है, या आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा 520 से 670 के। नहीं, बार बार नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइए, ठीक है। होगा यहां से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन बाहर, ठीक है। तो बाहर हो गया HCl, बचा क्या? यहां पे CH4 से CH3 रह गया, तो आप लिख सकते हैं CH3, और एक Cl यहां बचा था, वो आगे यहां लग गया। दिस इज और क्लोरोमीथेन, इसे हम क्लोरोमीथेन बोलते हैं। आपने पढ़ा है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा हेलोअल्केन होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्लोरोमीथेन ऐसा भी रिएक्शन आगे भी बढ़ सकती है। ये है हमारा क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन में एक बार फिर से Cl2 डाल दीजिए, सेम वही कंडीशन, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन और बाहर जा सकता है, एक हाइड्रोजन एक Cl बाहर, तो एक HCl और बाहर हो गया। बचा क्या? यहां कितने हाइड्रोजन बचे? 2 हाइड्रोजन बचे। एक क्लोरीन ऑलरेडी लगा हुआ था, एक क्लोरीन और लग जाएगा, CH2Cl2, ठीक है। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये हमारा डाइक्लोरोमीथेन है, इसका नाम भी आप नोट डाउन करते जाइए। इसे हम डाइक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड भी बोल दीजिए, कहीं लिख दीजिए मिथाइलिन क्लोराइड। कॉमन नेम है मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। और ऊपर वाले का कॉमन नेम बता दूं आपको, ऊपर वाले का कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, मिथाइल क्लोराइड। अच्छा, आगे रिएक्शन, जब तक हाइड्रोजन सारे हम रिप्लेस नहीं करेंगे क्लोरीन के साथ, तब तक हम रिएक्शन करवा सकते हैं। मैं खोल के लिख रहा हूं इस बार रिएक्शन, आपको कंफ्यूजन चल रही है माइंड में। तो CH2Cl2, यही है CH2Cl2। अब साथ में क्लोरीन डाल दीजिए, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन बाहर, तो क्या बाहर हो गया? HCl बाहर हो गया, ठीक है। बचा क्या? C। रिएक्शन की कंडीशन वही है, ठीक है। C के साथ एक H है, एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन और तीसरा क्लोरीन जाके उसकी जगह लग जाएगा, तो CHCl3। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे 3 क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन है, अभी भी एक कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये कार्बन नहीं, एक कार्बन है, तो नाम होगा ट्राई क्लोरोमीथेन। क्या नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन। और अगर कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म, इसे क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। अब मैं खोल के नहीं लिख रहा, एक हाइड्रोजन और बचता है, आपको पता है एक हाइड्रोजन अगर और है तो इसका मतलब एक बार फिर से Cl2 डालिए सर, तो एक हाइड्रोजन लास्ट वाला है, वो भी एक H यहां से, एक Cl यहां से चला जाएगा बाहर, HCl यहां से भी बाहर चला जाएगा, और एक क्लोरीन बचा वो भी यहां पे आ जाएगा, तो CCl4 बनेगा। CCl4 क्या होता है? टेट्राक्लोरोमीथेन। अभी भी एक कार्बन है और 4 क्लोरीन है, तो नाम बना टेट्राक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। और इसका कॉमन नेम भी आपको पता होना चाहिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड है इसका कॉमन नेम। तो आपको पता चल गया होगा कि क्लोरीनेशन में हम क्लोरीन ऐड कर रहे हैं और हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। दिस इज सिंपल क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। और तब तक क्लोरीनेशन कर रहे हैं जब तक हमारे सारे के सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाएं। तो ये थी हमारी क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। नेक्स्ट आपको क्या करना है? बी पार्ट लिखना है। क्लोरीनेशन के बाद हम करने वाले हैं यहां एल्केन में ब्रोमिनेशन। तो बी पार्ट आप लिखिए, क्लोरीनेशन कंप्लीट है। बी पार्ट आप लिखिए ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन
में ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट करेंगे और हाइड्रोजन बाहर करेंगे। तो ब्रोमिनेशन ऑफ अल्केन वो भी सिंपल, आपको क्या करना है, देखिए एग्जांपल लिख रहा हूं आपके सामने, ये है इथेन CH3 इथेन है। इथेन में आप Br2 डालिए इन प्रेजेंस ऑफ वही H न्यू और टेम्परेचर 520 से 670 केल्विन, एक हाइड्रोजन एक ब्रोमीन बाहर, तो क्या बाहर हो गया, बाहर हो गया सर HBr। बचा क्या, यहां CH3 था, यहां CH3 से CH2 रह गया, CH2 और एक Br साथ में जुड़ गया, तो इसका नाम क्या होगा जरा बता सकते हैं, ब्रोमो इथेन। ठीक है, इसका नाम है ब्रोमो इथेन और साथ में HBr। तो ये है सिंपल ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन। इसके बाद बात आती है आयोडीनेशन। ठीक है, तो आयोडीनेशन क्या है वो देखिए एक बार। आयोडीनेशन है हमारी थर्ड पार्ट, जब हम क्या करेंगे, आयोडीन सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने अल्केन में। तो आयोडीनेशन ऑफ अल्केन जो आप सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होंगे कि ये हमारा CH4 है, ये हम I2 डालेंगे तो यहां से हमारा वही कंडीशन होगी, तो हम क्या कर देंगे CH3I और साथ में हम HI को बाहर कर देंगे। लेकिन ऐसा यहां नहीं होता। आयोडीनेशन ऑफ अल्केन एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ऐसी रिएक्शन है, ये लीस्ट रिएक्टिव है, जो रिएक्ट करेगा वापस मुड़ के। रिवर्सिबल मतलब ये यहां से यहां पहुंचा, ये HI दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करके दोबारा से CH4 बना देगा। रिवर्सिबल का मतलब है ये आगे भी जा रही है रिएक्शन और फिर वापस मुड़ के रिएक्ट करके पीछे भी वापस आएगी। दैट इज वाई हम ये कंडीशन देने के बजाय हम क्या करेंगे, यहां पे हम यूज करेंगे अपने आयोडिक एसिड का, HiO3 का आयोडिक एसिड यूज करेंगे। HiO3 क्या होता है, आयोडिक एसिड होता है। भाई आयोडिक एसिड का क्या काम है जरा बता दीजिए। तो आयोडिक एसिड पता क्या करता है, आयोडिक एसिड इसको दोबारा से इसके साथ रिएक्ट करके ये नहीं बनवाता। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि जब तक अगर आयोडिक एसिड यूज नहीं करेंगे तो ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो प्रोडक्ट फिर से रिएक्ट करके रिएक्टेंट बना देंगे, तो रिएक्शन कहां होने वाली है। ठीक है, दैट इज वाई हम आयोडिक एसिड का यूज करते हैं। और आयोडिक एसिड क्या करता है, मैं आपको बता देता हूं आयोडिक एसिड क्या करता है। हमारे पास ये HI है, लेट करते हैं हमारे पास HI 5 टाइम है, 5 टाइम HI ने रिएक्ट किया किसके साथ, आयोडिक एसिड के साथ। आयोडिक एसिड का फॉर्मूला है HiO3। ठीक है, जैसे ही रिएक्ट किया, मैं आपको बता दूं कितने आयोडीन है, 5 आयोडीन और एक हमारे पास ये आयोडीन, तो कितने आयोडीन हो गए, 6। तो 6 आयोडीन को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम I2, 6 आयोडीन है। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल हो गया आयोडीन की। और उसके बाद बचता कैसा देखिए, कितने हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम H2O। ये काम है हमारे आयोडिक एसिड का। आयोडिक एसिड जो हम डालते हैं वो आयोडिक एसिड रिएक्ट करता है HI के साथ और HI के साथ रिएक्ट करके वो I2 बना देता है, और I2 दोबारा से रिएक्ट नहीं करता हमारे CH3I के साथ और फिर से हमारी प्रोडक्ट में, हमारे रिएक्टेंट में रिएक्शन कन्वर्ट नहीं होती। दैट इज वाई हम क्या करते हैं, हम आयोडिक एसिड का यूज करते हैं इस केस में, ना कि वही लाइट और वही कंडीशन। इसमें कंडीशन थोड़ी बदल जाती है, उसका कारण यह है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है और प्रोडक्ट फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो दैट इज वाई HiO3 का यूज करते हैं। HiO3 इसके साथ रिएक्ट करके आयोडीन और वाटर बना देता है, तो रिएक्शन रिवर्स में नहीं जाती है। तो ये थी हमारी आयोडीनेशन रिएक्शन। आयोडीनेशन रिएक्शन के बाद एक लास्ट रिएक्शन आपके पास बच गई है, वो हमारी क्या है, फ्लोरीनेशन रिएक्शन। और फ्लोरीनेशन रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सोचिए एक बार कि सर फ्लोरीनेशन रिएक्शन आपने सबसे लास्ट पे क्यों करवाई। उसका कारण यह है कि फ्लोरीनेशन मैंने बोला था कि हाईली रिएक्टिव रिएक्शन होती है। सबसे ज्यादा अगर कहीं फास्ट रिएक्शन होगी हैलोजिनेशन में तो वो फ्लोरीनेशन होगी। अब फ्लोरीनेशन इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि हाईली विग्रस रिएक्शन होती है, 1 सेकंड में रिएक्शन होगी, हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा, बाई प्रोडक्ट क्या, हमें कंट्रोल नहीं कर सकते उस रिएक्शन को। तो उस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम इनडायरेक्ट वे से रिएक्शन करवाएंगे। इनडायरेक्ट वे से रिएक्शन करवाने का मतलब कि लेट करते हैं हमने किसी भी मेथड से हमने क्या किया, एक क्लोरो फॉर एग्जांपल ये हमने बनाया, ठीक है, चलो यही बना हुआ है, ये हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, हमने 2 टाइम CH3 लिया था, हमने 2 टाइम Br2 लिया था और हमें ये बना, ठीक है। हमने क्या बनाया, ब्रोमो, ठीक है, हमने बनाया ब्रोमो इथेन। लेट करते हमने ब्रोमो इथेन बनाया आपके सामने, CH3 CH2 Br।
ब्रोमो इथेन बनाया। अब इस ब्रोमो इथेन को मैं एक इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है मेरा, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड का मतलब ऐसा फ्लोरीन, ऐसा F2 या ऐसा F नेगेटिव चार्ज वाला या ऐसा हमारा फ्लोरीन आयन जो कि इनऑर्गेनिक हमारे इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे आपको पता होना चाहिए जिसमें कार्बन प्रेजेंट ना हो, H2 हमारा मरकरी इनऑर्गेनिक है, उसके साथ प्रेजेंट हो, तो ये हमारा इनऑर्गेनिक फ्लोराइड है। जब भी हम अपने ऐसे कंपाउंड को, ठीक है, ऐसे जो हमने ऑलरेडी हैलो एल्केन बनाया, ठीक है, ऑलरेडी हैलोजिनेशन करके हमने बनाया, तो ऑलरेडी इसको हमने हैलोजिनेशन करके बनाया हुआ था, उसको रिएक्ट करवाएंगे इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ। यहां से क्या होगा, दो ब्रोमीन है ना, दो ब्रोमीन बाहर चले जाएंगे तो बचेगा 2 टाइम CH3 CH2 और 2 फ्लोरीन उनकी जगह पे चले जाएंगे F2, और जो 2 ब्रोमीन बाहर गए वो क्या करेंगे, H2 Hg2 और Br2 के साथ रिएक्ट करके बाई प्रोडक्ट बना देंगे। मेरा कहने का मतलब यह था कि फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं कर रहे, फ्लोरिनेशन करने के लिए पहले हमें ब्रोमिनेशन या आयोडिनेशन या ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन करनी है। लेट करते हैं यहां क्लोरीन है, ठीक है, लेट करते हैं यहां क्लोरीन है, तो हम क्या करेंगे, पहले क्लोरिनेशन करेंगे। फ्लोरिनेशन करने के लिए पहले क्लोरिनेशन करनी पड़ती है, क्लोरिनेशन करके फिर इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ, ये मरकरी का फ्लोराइड है, उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे, फिर वो क्लोरीन वहां से रिप्लेस होगा और वहां जाके क्या लग जाएगा, हमारा फ्लोरीन लग जाएगा, F2 लग जाएगा, ठीक है, F2 लग जाएगा, क्लोरीन रिप्लेस होगा तो वहां हमारा फ्लोरीन लगेगा, ठीक है, और वहां जहां से क्लोरीन रिप्लेस होगा, वो रिप्लेस जहां से होगा, जहां से फ्लोरीन जाएगा, वहां आके हमारा Cl2 लग जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि कभी इतनी हाईली फास्ट रिएक्शन होती है कोई डायरेक्ट नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट वे से करते हैं। पहले क्लोरिनेशन करते हैं, क्लोरिनेशन में इनऑर्गेनिक फ्लोराइड लगाते हैं, फिर वो आपस में रिप्लेस होते हैं और रिएक्शन होती है। तो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में सबसे पहले हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन। आइए कुछ मैकेनिज्म इसका देखते हैं कि हैलोजिनेशन में एक्चुअल मैकेनिज्म होता कैसे है, कैसे हैलोजिनेशन हो रही है। आइए तो लगाइए मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन की हेडिंग कि एक्चुअल में सर मैकेनिज्म कैसे करा रहे हैं आप, वो मैकेनिज्म जरा समझिए कि किस मैकेनिज्म से ये रिएक्शन होती है। देखिए, जब भी आपको पता है लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो मैकेनिज्म का नाम होगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो रिएक्शन ऑकर होगी बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म लास्ट यूनिट में आप पढ़ चुके हैं कि वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन स्टेप, तो आपको लिखना है चेन इनिशिएशन स्टेप, ठीक है, INI इनिशिएशन, ठीक है। तो चेन इनिशिएशन स्टेप आपने सबसे पहले लिखा। अब चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, आप देखिए जनरल को रिएक्शन ले लीजिए, कोई जनरल रिएक्शन ले लीजिए। मैं करता हूं आपके सामने, एक CH4 लेता हूं और साथ में Cl2 लेता हूं इन प्रेजेंस ऑफ HNu, और मैं बनाता हूं CH3Cl और HCl। यही है क्लोरिनेशन, ठीक है। मैं क्लोरिनेशन की एग्जांपल लेके आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं। तो सबसे पहले आपने Cl2 लिया, तो Cl2 आपका चेन इनिशिएशन स्टेप में जो Cl2 आपने लिया है इन प्रेजेंस ऑफ HNu या टेम्परेचर, वो होमोलिटिकली क्लीव करेगा। होमोलिटिकली क्लीव करेगा तो फिश हेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमारा एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा और साथ में एक और क्लोरीन फ्री रेडिकल बनेगा। यही बात है, मतलब चेन इनिशिएशन स्टेप में आपके फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, बस और कुछ बड़ी बात नहीं है। चेन इनिशिएशन स्टेप सिंपल था, इतना ही था। चेन प्रोपोगेशन स्टेप जो सेकंड स्टेप है उसे बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप, ठीक है, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है, ये चीज यहां पे समझने की है। चेन प्रोपोगेशन स्टेप की बात समझिए। देखिए, आपने CH4 भी लिया हुआ है, तो आपने लिया हुआ है CH4, यह है हमारा CH4। CH4 के पास जो आपने Cl फ्री रेडिकल बनाया वो आएगा, ठीक है। जो चेन इनिशिएशन स्टेप में आपने Cl फ्री रेडिकल बनाया वो आया हमारे CH4 के पास। यहां पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा होमोलिटिकली, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है, ऐसा ही होने वाला है। यहां कार्बन और हाइड्रोजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन है ना, सिंगल बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। जब भी ये टूटेंगे तो कैसे टूटेंगे, क्या बनेगा, आपको खुद पता होना चाहिए। एक H जाएगा फ्री रेडिकल लेके,
ठीक है। और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, फ्री रेडिकल आ जाएगा। ऐसा ही होने वाला है, अलग अलग हो गए, एक इधर एक इधर। तो H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल दोनों आपस में मिले तो बन गया HCl, और हमारा प्रोडक्ट क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना मिथाइल, और मिथाइल के ऊपर क्या है, फ्री रेडिकल है। क्लियर हुआ आपको यहां तक ये। मोर ओवर अब ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है हमारा CH3, ये सेकंड मिथाइल फ्री रेडिकल, ये बी पार्ट में रोमन में 1 कर दीजिए, ये सेकंड कर दीजिए। सेकंड क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप में जो मिथाइल फ्री रेडिकल है वो फिर से मिथाइल फ्री रेडिकल फिर से कहीं, अब जरूरी थोड़ी है एक Cl है, 1000 Cl के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो फिर से किसी Cl2 के पास जाएगा। अब ये बी होमोलिटिकली क्लीव करेगा, ये भी होमोलिटिकली क्लीव करेगा। एक Cl फ्री रेडिकल और एक ये फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे, तो दो फ्री रेडिकल आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो ये बन गया बॉन्ड, और यहां से एक Cl फ्री रेडिकल बाहर हो गया। क्लियर हुआ आपको? जरा सोचिए एक बार क्या हो रहा है। सर पहले स्टेप में क्लोरीन क्लोरीन होमोलिटिकली क्लीव कर रहे हैं तो फ्री रेडिकल बन रहे हैं। सेकंड स्टेप में सर हमारा फ्री रेडिकल जो क्लोरीन फ्री रेडिकल बना वो हमारा मिथाइल के पास आया, वहां मिथाइल टूटा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में मिलकर HCl बना गया, और सर CH3 के ऊपर एक फ्री रेडिकल रह गया। अब वो CH3 फ्री रेडिकल फिर से कहीं क्लोरीन का मॉलिक्यूल होगा, हजारों मॉलिक्यूल होंगे रिएक्शन में, किसी के पास गया, उस मिथाइल फ्री रेडिकल ने क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ रिएक्ट किया तो एक बॉन्ड बना दिया, एक अकेला क्लोरीन फ्री रेडिकल रह गया। क्लियर हुआ आपको? अच्छा जी, अब जरा खुद सोचिए, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल दोबारा से क्या होने वाला है? ऐसा होता रहता है, बार बार होता रहता है, मेरी बात को फोकस करना जरा जो मैं बोल रहा हूं। ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से कहीं रिएक्शन में हमारा मिथाइल होगा, उसके पास जाएगा और सेम यही रिएक्शन करवाएगा। क्लियर हुआ? सेम यही रिएक्शन करवाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फ्री रेडिकल बना, ठीक है, उस रिएक्शन में वो फिर से कहीं क्लोरीन के पास आएगा और सेम यही रिएक्शन करवाएगा, और ये रिएक्शनें होती रहती हैं, बार बार ऐसी रिएक्शन होती रहती है। दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज नोन एज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। मतलब प्रोपोगेट हो रही है, चेन बढ़ रही है, ठीक है, फ्री रेडिकल बन रहे हैं, बार बार फ्री रेडिकल बन रहे हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि ये वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल जो आपने बनाया, ये फिर से कहीं, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से कहीं हमारे CH4 के पास जाएगा। थर्ड स्टेप है ये, सेकंड के बाद थर्ड लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं, ठीक है। फिर से कहीं इसके पास जाएगा, अब यहां से H और यहां से Cl, HCl बाहर, और एक बार फिर से बन जाएगा हमारा CH3 फ्री रेडिकल, ठीक है। अब ये जो CH3 फ्री रेडिकल थर्ड स्टेप में बना, ये फिर से कहीं Cl के पास आएगा तो बना देगा फिर से CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल। ये हो गया फोर्थ स्टेप। फिर से ये CH4 के पास जाएगा, फिर ये बना देगा, ठीक है। फिर से ये Cl के पास आएगा और ये सब कुछ बना, ऐसे चेन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। दैट इज व्हाई दिस स्टेप इज नोन एज चेन प्रोपोगेशन स्टेप। क्लियर हुआ आपको? इसी स्टेप को चेन प्रोपोगेशन स्टेप बोलते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। फाइनल चेन प्रोपोगेशन स्टेप के बाद एक और स्टेप होता है, अब जिसे हम बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो सी पार्ट आप लिखेंगे चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा? चेन टर्मिनेशन स्टेप में हमारे जितने भी फ्री रेडिकल होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और हमारी चेन जो आगे बढ़ रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में, वो बढ़ना रुक जाएगी और वहां चेन टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। दैट इज नोन एज चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो वहां पे हमारा एक Cl फ्री रेडिकल था, तो एक CH3 फ्री रेडिकल था, तो हमने इनको जोड़ दिया, और मोर ओवर CH3 फ्री रेडिकल को आप Cl फ्री रेडिकल के साथ भी जोड़, जितने भी फ्री रेडिकल बने थे सबको जोड़ दीजिए। ये स्टेप है हमारे चेन टर्मिनेशन स्टेप की। तो ये था हमारा कंप्लीट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन में मैंने क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म लिया जो 3 स्टेप से होके चला है। तो ये था मैकेनिज्म हैलोजिनेशन का कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से इस चीज का मैकेनिज्म क्लियर हुआ होगा। तो सेकंड पार्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजिनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड पार्ट है हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन। तो नाइट्रेशन क्या होती है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं बाय
NO2 ग्रुप, हाइड्रोजन एटम को बाहर निकालते हैं और NO2 ग्रुप हाइड्रोजन एटम की जगह लगाएं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। और यहां नाइट्रेशन करने के लिए हमें नाइट्रिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, जैसे हैलोजिनेशन करने के लिए हमें हैलोजेंस की जरूरत पड़ती थी। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक रिएक्शन है, ये हमारा क्या है, CH4। अब CH4 में हम डाल रहे हैं HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड, ठीक है, CH4 में। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, CH4 को ऐसा भी लिख सकता हूं CH3 और ये H, और नाइट्रिक एसिड को मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या आपको पता है, इधर लिखते हैं NO2, ठीक है। खुद सोचिए, एक O बच गया और एक H बच गया, तो OH, ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। अब यहां से H बाहर हो जाएगा और यहां से OH बाहर हो जाएगा, तो क्या चीज बाहर चली गई, H2O रिप्लेस हो गया। अब जहां से H बाहर गया वहां पे आके हमारा क्या लग जाएगा, NO2, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3NO2। तो ये होती है सिंपल नाइट्रेशन। देखिए खुद सोचिए कि H को निकाला, NO2 लगाया, तो हो गई हमारी नाइट्रेशन। फॉर कोई भी रिएक्शन उठा लीजिए, CH3, CH2, CH3 उठा लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें आप HNO3 डालेंगे, HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, जब भी डालेंगे आपका H बाहर हो जाएगा, जहां से आपने H को रिप्लेस करना है वहां आपने NO2 लगा देना है, तो बन जाएगी आपकी, हो जाएगी आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो नाइट्रेशन का कुछ मैकेनिज्म होगा। हम जनरल मैकेनिज्म आपके सामने डिस्कस कर लेते हैं। जनरल मैकेनिज्म विद इन 2 सेकेंड। जनरल मैकेनिज्म क्या है जरा देखिए, यही होता है हमारा NO2, ये है H, इसी को तो बोलते हैं ना HNO3, यही तो HNO3 है। मैंने अभी बोला, आपको तोड़ के लिखाया था मैंने, HNO3। देखिए HNO2 ये HNO3, टेम्परेचर देंगे तो HNO3 423 से 463 केल्विन, इतना टेम्परेचर देंगे तो HNO3 होमोलिटिकली टूटेगा इधर और इधर, तो हमारा बन जाएगा OH फ्री रेडिकल और NO2 के ऊपर एक फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ आपको? साथ में हमारा अल्केन भी है, RH, अल्केन होता है ना, फॉर एग्जांपल R मिथाइल है, R है हमारा मिथाइल, और मिथाइल के साथ आप H लगा दो तो अल्केन बन जाएगा, R इज मिथाइल, ठीक है। मिथाइल के साथ H लगाएंगे तो अल्केन बनेगा। अब मिथाइल इन प्रेजेंस ऑफ OH, यहां भी हमारी होमोलिटिक फिशन होगी, ये फ्री रेडिकल इसको भी होमोलिटिकली तोड़ देगा, जैसे ही टूटेगा तो ये हमारा क्या निकलेगा, R फ्री रेडिकल, और ये OH फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। क्लियर हुआ आपको? अब ये R फ्री रेडिकल और NO2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे, और जब भी ये जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, RNO2। ये होता है हमारा नाइट्रेशन का मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म। जहां जहां R है वहां वहां आप CH3 लगा दीजिए, CH3 CH2 लगा दीजिए, कुछ भी लगा सकते हैं, आपको सब पता है R क्या है, अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, मंटाइल, वो हमारे R ही होते हैं। तो ये हुआ नाइट्रेशन, और इसी में आपको C पार्ट लिखना है, थर्ड पार्ट लिखना है, सल्फोनेशन क्या होता है, और फिर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। सल्फोनेशन क्या होता है जी? सल्फोनेशन सब्स्टिट्यूशन में ही पढ़ रहे हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हाइड्रोजन एटम को निकालें और सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगाएं, SO3H ग्रुप लगाएं, तो ऐसे प्रोसेस, इसका नाम है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ठीक है। आप लिखते जाइए इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सल्फोनेशन, ठीक है। और इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की जरूरत पड़ेगी। आइए रिएक्शन जरा देख लीजिए एक बार। फॉर एग्जांपल आपके सामने रिएक्शन है CH3 CH2 और यहां है CH3, मैंने डाला सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ SO3, ठीक है। ये हमारा एज अ कैटलिस्ट है, और टेम्परेचर आप 675 केल्विन कर लीजिए, तो होगा कहां, जहां से आप हाइड्रोजन, ये देखिए सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप है, तोड़ के लिखिए कैसा टूटेगा, SO3H, एक देखिए SO3, एक ऑक्सीजन बच गया है और एक हाइड्रोजन यहां से लिया, तो बचा क्या, एक O और एक H। सोचिए S, ये H2 S3 और 4, तो H2SO4, तो ये ऐसे तोड़ के मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो जहां से एक H निकाला, एक H लेट करता हूं, यहां पे 3 H थे, मैंने ऐसा लिखा 3 H खोल के,
तो यहां से क्या होगा, एक H और एक OH बाहर, मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर, और जहां से आपने H निकाला है वहां आपको क्या इंट्रोड्यूस करना है, वहां SO3H इंट्रोड्यूस करना है। तो यह है हमारी सिंपल सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होती है, जब SO3H ग्रुप इंट्रोड्यूस करते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड से, उसे हम सल्फोनेशन कहते हैं। और सल्फोनेशन का भी मैकेनिज्म सिमिलर, जैसा था वैसा ही है। फॉर एग्जांपल अभी मैं खोल के लिखा था सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप को, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हमने ऐसा लिख सकते हैं, होमोलिटिकली क्लीव करेगा जब टेंपरेचर 673 देंगे, तो होमोलिटिकली क्लीव करा OH फ्री रेडिकल और SO3H फ्री रेडिकल में होमोलिटिकली टूटेगा ऐसा, ठीक है। अब जब ये होमोलिटिकली क्लीव करेगा, हम जानते हैं अल्केन के पास जैसे ये OH आएगा, हमने इससे पहले भी मैकेनिज्म देखा, तो ये अल्केन भी होमोलिटिकली क्लीव करेगा, H फ्री रेडिकल और OH फ्री रेडिकल मिलेंगे तो बना देंगे वाटर, और एक हमारा अल्काइल फ्री रेडिकल बच जाएगा। अब ये अल्काइल फ्री रेडिकल और SO3H फ्री रेडिकल आपस में मिलेंगे, अल्काइल और SO3H आपस में मिलेंगे और हमारा बना देंगे सल्फोनेशन वाला प्रोसेस का मैकेनिज्म कंप्लीट। इसे अल्काइल सल्फोनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी यहां पे कंप्लीट होती है। कल हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन से डिस्कस करेंगे, आपके सामने रिएक्शन करवाना। आई होप आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।